कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। जब अपराध कम हुआ तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या 24 की बिसात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी का एजेंडा सेट कर दिया? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश बन चुका है? क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्दी दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी का उदाहरण दिया, योगी आदित्यनाथ के शासन की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो यूपी अपराधियों और माफियाओं के खौफ से डरा रहता था, आज यूपी में कानून का राज है। आज यूपी भयमुक्त हो चला है। पीएम मोदी ने कहा कि यही वजह है कि आज यूपी में सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। यूपी में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो योगी ने सबसे पहले माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। योगी राज में अपराधियों पर सीधे बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा है कि आज देश के दूसरे राज्य भी योगी मॉडल को अपनाने लगे। ये बात भी सही है कि जो अपराधी और माफिया पिछली सरकारों में बाहें फुलाकर चलते थे, सत्ता की हनक दिखाते थे, धौंस दिखाते थे, सत्ता को ठेंगे पर रखते थे, वो योगी राज में जान की भीख मांगते दिखाई दिए। योगी सरकार ने भ्रष्टाचारी अपराधियों पर लगाम लगाई। वहीं योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में दंगे कम हुए या यूं कहें कि ना के बराबर हुए, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाली योगी सरकार की छवि बनी है। लेकिन सवाल है कि क्या यूपी पूरी तरीके से भयमुक्त हो गया है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अपने इस शो के दौरान हम आपको आगे योगी सरकार और पिछली सरकारों का एक एक आंकड़ा दिखाएंगे, बाकायदा तुलना करेंगे आपके सामने, साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आज के सवाल आपके सामने रखता हूं। आज का पहला सवाल यह कि 24 की बिसात क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी का एजेंडा सेट कर दिया? क्या अगले साल 2024 के चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा यूपी के लिए? योगी राज में यूपी भयमुक्त हो गया है, इस दावे में दम कितना है? सवाल यह भी कि यूपी में अपराध कम क्या वाकई है और इससे विपक्ष का दम निकलेगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वीएचपी के नेता प्रवक्ता।
मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। एक आंकड़ा है कि अखिलेश राज में 70% से ज्यादा घटनाएं सपा विधायकों मंत्रियों के इलाकों में होती थी। आप दुरुस्त करिएगा, अखिलेश राज में रेप, मर्डर, दंगा, किडनैपिंग, दहेज हत्या में यूपी नंबर 1 हो चला था। शायद दावा उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर कदम और पिछला चुनाव इसी पर हुआ, और सीधे आरोप कटघरे में आप लोग हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार ठीक से नहीं चला पाए और इसी पर सरकार चली गई थी, और यही ब्रांडिंग है बीजेपी की सबसे बड़ी। तो आपने आखिरी शब्द इस्तेमाल किया, बीजेपी की ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रचार, अपने उत्पाद को बेचने का प्रयास करना। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, इस बात पे मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बड़ी बात कही या कही जा रही है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये बात सामने आई कि लॉ एंड ऑर्डर एक विषय है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने उस दौर में लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए अमूल चूल परिवर्तन किया उत्तर प्रदेश। डंडे से नहीं लॉ एंड ऑर्डर सही होता है। लॉ एंड ऑर्डर सही होने के लिए पुलिसिंग सिस्टम होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, नौजवान होने चाहिए, आपके पास अच्छी फोर्स होनी चाहिए, आधुनिक हथियार होने चाहिए, बेहतर बिल्डिंग होनी चाहिए, कनेक्टिविटी के संसाधन होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं क्या बनाया, ये तो आप ही बताएंगे अभी, क्योंकि आंकड़े आपने कहा है कि सारे आंकड़े मैं रखूंगा, तो आप बताएंगे। मनोज यादव जी, अगर आपके सामने टेलीविजन होगा, अगर आपके सामने टेलीविजन है और जो दर्शक देख रहे हैं तो बाकायदा कंपैरेटिव स्टडी दिखा रहे हैं। अखिलेश राज में क्या स्थिति थी, योगी राज में क्या स्थिति है, हर साल के आंकड़े रख रहे हैं, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। लेकिन आपने ब्रांडिंग सब, सुनिए सर, मैं शलभ मणि पर जाऊंगा, वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। लेकिन मेरा एक क्रॉस है, आपने ब्रांडिंग की बात कही, तो भाई जो काम करेगा वो अपने काम की ब्रांडिंग करेगा। आपने खुद अभी मान लिया कि ठीक है, समाजवादी पार्टी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या थी, और समस्या थी तो आप ब्रांडिंग किस बात की करते? अतीक को अतीक किसने बनाया? मुख्तार को हिम्मत किसने दी? नाहिद हसन को पोस्टर बॉय बनाकर किसने रखा? राकेश पांडे ने। अच्छा, राकेश पांडे ने हिम्मत दे दी भाई। इसी वजह से तो मुझे लग रहा है मुख्तार हो गए। अरे मुख्तार आज के थे क्या? हमारी सरकार में थे क्या? आप लोग उस तरह की, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे ने पिछले चुनावों में कहा कि आने दो सपाइयों का शासन, बुलडोजर घुमा देंगे, देखेंगे बुलडोजर किस पर चलता है। किसने हिम्मत दे दी थी अब्बास अंसारी को? मैं चिल्ला भी सकता हूँ, मैं और तेज आपसे बोल सकता हूँ, फास्ट भी, लेकिन मैं वो नहीं चाह रहा। आप ये आंकड़े इस पे दिखाओ कि अखिलेश यादव ने यूपी 100 जैसी व्यवस्था बनाई, जो दुनिया की बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस की व्यवस्था में। आप क्यों नहीं दिखा रहे भाई? तो अपराध कम हुआ? आप बताओ ना। अपराध कम हुआ मनोज यादव? अपराध कम हुआ? जादू की छड़ी थी, एक दिन में घुमा दिया और खत्म हो गया। क्या बताना चाह रहे भाई? एक दिन में बन जाता है। आप इनसे पूछो कितने हजार गाड़ियां इन्होंने यूपी 100 चलिए ठीक है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, इनसे पूछे ना। शलभ मणि जी, इनके पास जादू की छड़ी नहीं थी, आप लोग कौन सी जादू की छड़ी लेकर आए, बताइए जरा। काहे से करेंगे गश्त? घोड़े से करेंगे क्या? गधे से करेंगे? मुझे लग रहा है बीजेपी गधे से गश्त कराती है। अरे सर, ये घोड़े गधों पर राकेश जी, जादू की छड़ी के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा? शलभ मणि को सुनिए, ठीक है, मैंने आपका सवाल टॉस कर दिया। चोर काहे से पकड़ोगे? ठीक है, चोर काहे से पकड़े जाएंगे, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना सवाल। राकेश पांडे जी पूछ लीजिएगा बीजेपी। राकेश जी, जादू की छड़ी तो आपने इसी बात से महसूस की होगी कि कोई ऐसा महीना नहीं बीतता जब समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे ऑपोजिशन के जो साथी हैं वो और उनके वकील भागकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाते हों कि भाई इस माफिया को बचाना है, इस माफिया के ऊपर संकट है, ये अपराधी जो है घबराया हुआ है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, इस अपराधी का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। आपने देखा होगा तमाम सारी घटनाएं पिछले 6 वर्ष के दौरान हुई, और आपने उत्तर प्रदेश में जो फर्क महसूस किया होगा वो ये फर्क था कि 2017 के पहले जो कृष्णानंद राय जी थे, उनकी विधवा और तमाम सारे ऐसे पीड़ित परिवार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि हमको इंसाफ दिला दीजिए, मुख्तार अंसारी से इंसाफ दिला दीजिए, अतीक अहमद से इंसाफ दिला दीजिए, तमाम सारे जो बड़े बड़े अपराधी थे, मुकीम काला, उनसे इंसाफ दिला दीजिए। 2017 के बाद ये परिवर्तन आया कि ये जो माफिया है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके रिश्तेदार कोर्ट के भीतर जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि साहब हमें सरकार से बचा लीजिए। और इन माफियाओं के साथ अगर कोई जाता है, गुहार लगाता है, टेलीविजन पर बैठकर विधानसभा के भीतर इन माफियाओं की आवाज कोई बुलंद करता है, तो वो है समाजवादी पार्टी। ये परिवर्तन हुआ है। अरे आप गाड़ी देकर, हथियार देकर, गाड़ी तो वही है, हथियार भी वही है,
आखिर इसी हथियार से पहले भी पुलिस लड़ती थी, उसी हथियार से आज भी पुलिस लड़ रही है। लेकिन जब तक आप पॉलिटिकल उनको एक तरह का आप संरक्षण नहीं देंगे, पुलिस को आप उनको छूट नहीं देंगे, जब आप चेहरा देखकर, जाति देखकर, पॉलिटिकल पार्टी देखकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो 2017 के पहले के हालात पैदा होंगे। मैं आता हूं लेकिन उसी हथियार से, उसी पुलिस की जीप से, उन्हीं संसाधनों पे जब आप पुलिस के लोगों को ये छूट देते हैं कि जो अपराधी है उसके साथ अपराधी जैसा सलूक करिए, जो शरीफ लोग हैं उनके साथ शरीफ जैसा सलूक कीजिए, तो आपको 2017 के बाद की तस्वीर नजर आती है। और वो तस्वीर कैसी है कि मुख्तार अंसारी जैसा डॉन, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश थर्राता था, उत्तर प्रदेश क्या दिल्ली तक के लोग थर्राते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज वो मुख्तार अंसारी खौफ में हर दूसरे महीने चिट्ठी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजता है कि साहब मुझे बड़ा डर लग रहा है। अतीक अहमद का खौफ आपने देखा ही पूरे परिवार का। मुकीम काला को तो नामो निशान मिट गया। तमाम सारे जो माफिया, तमाम सारे जो गुंडे उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले घूमते थे, उनकी तमाम सारी रिटें, तमाम सारे प्रार्थना पत्र जाके सुप्रीम कोर्ट पड़े हुए हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साहब ये तो बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो साहब देखिए एनकाउंटर हो रहा है, ये तो साहब देखिए बड़ा अन्याय हो गया अतीक के साथ, बड़ा अन्याय हो गया मुख्तार के साथ, इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं। तो आप ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कौन गुंडों शलम बड़ी मनोज यादव कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए उनको, फिर उनके बाद का जवाब दीजिएगा। मनोज यादव जी। देखिए जी। मुझे राकेश जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि बीजेपी के प्रवक्ता अतीक और मुख्तार और मुकीम काला 3 नाम लेके वहीं पे शुरू हुए वहीं खत्म हो गए। अरे आप बीजेपी की बुआ के लड़के भी हैं, उनका नाम कौन लेगा? ब्रजेश सिंह नाम है, आपकी भाजपा के बुआ ही है, बुआ के लड़के ही हैं। कुलदीप सेंगर हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, इनका नाम क्या आप हमारे जिम्मे छोड़ रहे हैं क्या? लिया कौन सा बुलडोजर चला? और वो लखीमपुर वाला माफिया, वो तो सलम मणि जी का रिश्तेदार है, जैसे किसानों की हत्याएं कर देता है, उस माफिया का छप्पर का तिनका भी नहीं गिरा पाए। या खपरेल बोलूं, आपके पूर्वांचल में तो खपरेल ज्यादा चलता है ना सलम मणि जी, खपरेल का एक वो पार्ट तक नहीं हटा पाए। और बातें करते हो टीवी पे ऐसा लगता है जग जीत लिया। कम से कम बोलने से पहले शर्माया करो कि हम बोल क्या रहे हैं। अरे ठीक है, आपने बात रखी है, कौन शर्माएगा नहीं शर्माएगा, कहाँ इस पर जा रहे हैं? चलिए शलम मणि जी जवाब दे दीजिए। अरे आप जवाब ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। शलम मणि लीजिए जवाब। बीजेपी की बुआ के लड़के जो हैं, देखिए हम सब डिबेट में बैठते हैं और सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष राकेश जी रखते हैं। ये शब्दावली बताती है कि कौन गुंडों का समर्थक है, और ये शब्दावली बताती है कि कौन माफियाओं के साथ खड़ा है, और ये शब्दावली बताती है कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की है, उसके बाद से कौन बौखलाया हुआ है। अगर बुद्धे होते तो आपके जो हारे हुए नेता हैं, जमानत जब्त जो नेता है, देखिए बोलने दीजिए मनोज जी, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपके पास विषय नहीं है। आपकी बौखलाहट बता रही है कि अतीक अहमद का नाम सुन के आप घबराते कितना है। आपकी बौखलाहट बता रही है कि मुख्तार अंसारी के नाम पे आपको कितनी तड़पन होती है। क्योंकि मैंने तो आपको नहीं टोका, लेकिन आप जो मुझे बार बार टोकते हैं, तो इसका मतलब कि मुख्तार अतीक से जो आपकी रिश्तेदारी नातेदारी है, वो जब जनता के बीच में जाती है तो आपको घबराहट बहुत होती है। लेकिन आप लाख छुपाइए, लोगों को याद है कि अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को विधानसभा में किसने बैठाया, ये सबको पता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। आज भी अगर अतीक अहमद का नाम गूगल करिएगा, अतीक अहमद का नाम विकिपीडिया करिएगा, तो उस पर लिख के आता है समाजवादी पार्टी का लोकसभा सांसद। मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं किसने प्रश्न दिया। ये तो आपकी जो बौखलाहट है, आपकी चिड़चिड़ाहट है, आपकी अभद्रता है, टेलीविजन पे बैठ के आप एंकर के साथ भी अभद्रता करते हैं। अच्छा एक मिनट में बाकी मेहमानों का रुख करो। एक बात बता दीजिए, एक मिनट शलम मणि जी सुनिए, आपसे ज्यादा कर सकता हूँ। सुनिए मनोज यादव जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आप ताज ठोक कर कह रहे हैं कि अतीक को हमने सांसद बनाया, तो अतीक दूध का धुला था क्या? पूछो ना, अतीक दूध का धुला था, अपराधी नहीं था वो। ब्रजेश सिंह आप ब्रजेश सिंह पर नहीं, ठीक है, आप ब्रजेश सिंह पर सवाल पूछिए, आप पूछिए, आप ब्रजभूषण पर सवाल पूछिए, सब ठीक है। लेकिन जो आप ताल ठोकर कह रहे हैं कि अतीक को हमने सांसद बनाया, तो महान काम कर दिया, आपको उसके लिए सम्मानित किया जाए। मनोज यादव जी, क्या आपने अतीक को सांसद बना दिया? बहुत महान नेता था, बहुत भलाई के उसने काम किए, सम्मानित किया जाए क्या उसके लिए? एक मिनट सुन लो, मैं कह रहा हूं उसकी पत्नी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कैसे निर्दल चुनाव जीत जाती है? प्रधानमंत्री इतने कमजोर है क्या? बनारस से प्रधानमंत्री है, उसकी पत्नी एमएलसी निर्दलीय चुनाव जीत जाती है, भाजपा हार जाती किसके दम पे? उसके बाहुबल के दम पे ना, उसके माफिया राज के दम पे ना। और प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती है भाजपा, और आप हमसे बताते हो माफिया राज। सरकार तुम्हारी, सत्ता में तुम, डबल इंजन की सरकार तुम्हारी। शलम मणि एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं दानिश और विनोद जी का रुख करूंगा। शलम मणि एक क्विक रिप्लाई।
बुआ के बेटे होंगे तो लेकिन इनका झूठ इन्होंने खुद बेनकाब कर दिया। ब्रजेश सिंह जैसे माफिया से अगर कोई लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी, ये खुद कह रहे हैं। अब जीत हार तो चुनाव में लगी रहती है, इसमें क्या है? लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी ना, आप तो लड़ने नहीं आए। आपने खुद ही कहा कि भाजपा हार गई उस माफिया से, तो लड़ने हम ही आए, आप तो लड़ने नहीं आए। आपका वश चलता तो आप राज्यसभा भेज देते, आप विधान परिषद भेज देते। और आपका इतिहास रहा है कि आपने अतीक अहमद को भेजा है, पहले विधानसभा भेजा, फिर लोकसभा भेजा। आपका वश चले तो आप इनको मसीहा बनाए घूमते थे। ये मुख्तार अंसारी रहा हो, मुकीम काला रहा हो, अतीक अहमद रहा हो, जिसके खिलाफ जितने ज्यादा मुकदमे थे उसको उतना बड़ा पॉलिटिकल पद आप देते थे, और इसीलिए जनता ने आपकी दुकान बंद कर दी है। आप लाख जनता के बीच में जाकर चिल्लाइए, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने का मुद्दा नहीं होता। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अरे रुक जाइए, हो गया मनोज यादव जी, हो गया। चलम मणि जी मैं आ रहा हूँ, चलम मणि जी मैं आ रहा हूँ। मनोज यादव जी हो गया, इतना बेचैन मत होइए। अतीक का नाम आपको मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी पहचान बन चुकी है कि जो जितना बड़ा गुंडा माफिया है उसको समाजवादी पार्टी उतना ही आगे बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए चलिए। गाय का दूध पी के हम बड़े हुए हैं। अरे सभी ठीक है भाई, अब कहाँ नहीं छोड़िए ना, कहाँ गाय का दूध पर पहुंच गए आप। चलिए ठीक है, अरे ठीक है, आप अपने स्टाइल में रहिए। अरे आप अपने स्टाइल में रहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने स्टाइल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दानिश कुरैशी, अरे रुक जाइए भाई। दानिश कुरैशी 2021 का एनसीआरबी का डेटा है, 445.9 क्राइम रेट था पूरे देश का, यूपी का 154.4। आंकड़े बता रहे हैं कि जो दावे हैं उन दावों में दम है। आपकी राय? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूं कि सारे दावे जो होते हैं वो अवाम ने जो पेश किए होते हैं वही सबसे सुपीरियर होते हैं। आपके आंकड़े तो जरा दुरुस्त कर लीजिएगा। 2017 में कितनी सीटें जीती थी भाजपा और 2022 में कितनी सीटें जीती थी, पर कम से कम 50 सीटों का नुकसान ये नजर में आता है। आपको बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये ताल ठोक के बजा रहे हैं ना, इनकी ताल में जरा भी दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरे नंबर की बात कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को जो नकारात्मक लोगों का जवाब था वो इसलिए था कि जिस तरीके के दंगे उन्होंने पूरे राज्य में करवाए थे उसका नतीजा आपके सामने आया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने उम्मीद बनाई, लेकिन वो उम्मीद भी टूटी। आप देखिए वो उम्मीद किस तरह से टूटी। और उसके बाद सेकंड स्पेल में तो जब उन्होंने बुलडोजर कांड और न जाने क्या क्या दुनिया भर के काफिला में के, तो जब आपकी कार्यशैली शक के घेरे में आ गई, क्योंकि आपके यहाँ बुलडोजर राज तो गिरता है। अच्छी बात है, आपको एक तरफ का माफिया दिखाई देता है, लेकिन दूसरे को जिसको गिरफ्तार करना था उसको आपने अभी तक बुलडोजर चलाया उसके घर पे या नहीं चलाया, इस पे कोई सवाल नहीं हुआ। कि आपने कभी उनसे ये सवाल पूछा कि भाई बुलडोजर के अंदर में एक तरफ के लोग ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ के यार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं। आपने एक बात कही, सुनिए, आपने एक बात कही कि जनता हिसाब करती है। 2022 के चुनाव में बुलडोजर मुद्दा था कि नहीं था? हाँ या ना? सॉरी, 2022 के चुनाव में बुलडोजर मुद्दा था कि नहीं? कैसे मुद्दे की ये जो बात था कि नहीं, ये पहले बताइए भाई, आपके हिसाब से था कि नहीं बुलडोजर मुद्दा? पांडे जी सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी आपके हिसाब से मुद्दा था कि नहीं बुलडोजर 2022 के चुनाव में? सुनिए, आपके हिसाब से बात यह थी कि आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की। चलिए बताइए किस तरीके से जुल्म और ज्यादती हुई रात के अंधेरे में? आपने दो बातें कही। अरे दानिश कुरैशी, आपने दो बातें कही, अब भागिए मत सवाल से। दानिश कुरैशी भागिए मत सवाल से, भागिए मत सवाल से। आपने बुलडोजर की बात कही, सुनिए ना, मैं बहुत आंकड़ों के साथ आता हूं, सुनिए। छाती ठोक के करते हैं। ठीक ठीक, दंगों की बात आपने की, 13.2 नेशनल रेट। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, एनसीआरबी के डेटा है, जाके मैच कर लीजिएगा। 13.2 नेशनल रेट है और यूपी का रेट है 2.3, जो आपने दंगे की बात की। आप अभी भी नहीं बता रहे कि बुलडोजर मुद्दा था कि नहीं 2022 के चुनाव में? अरे देखिए, सुनिए मेरी बात, बुलडोजर लोग पहुंच रहे थे रैलियों में। सुनिए मेरी बात, बुलडोजर बाबा नाम रख दिया गया था। हर रैलियों में अलग अलग नेता बुलडोजर के नाम पर बीजेपी सरकार को घेर रहे थे। संवैधानिक स्टेटमेंट है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इसका इस्तेमाल भी करती है तो गैर संवैधानिक है। बताइए किसका बुलडोजर चलाने की किसका सत्ता है भाई? ये अदालत का काम है, योगी जी? अरे अदालत, अच्छा ठीक, आपको शर्म आनी चाहिए। अब मैं आपको सुनवाता हूँ, रुक जाइए सुनिए। अरे रुकिए दानिश कुरैशी, देखिए बुलडोजर चलाना और बुलडोजर रोकना ये अदालत का काम। अरे सुनिए, मैं अच्छा ठीक, योगी जी का काम नहीं। अरे सुनिए, उसी अदालत ने यह कहा था कि जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है विनोद बंसल जी, वो बुलडोजर से ही गिरता है। लोग पहुंचे हुए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे बुलडोजर रुकवाने के लिए। क्या हुआ था विनोद बंसल जी? अब रुक जाइए, अरे सुन लीजिए, तो जितने गिरे वो अवैध निर्माण थे भाई, जितने गिरे वो अवैध निर्माण थे, कोई सही निर्माण नहीं गिरा। और मैं चैलेंज देता हूं कि अगर लगता है आपको कि कोई लीगल कंस्ट्रक्शन था तो जाके कोर्ट में चैलेंज करिए।
जुर्माना वसूलिए सरकार से। अरे सुनिए विनोद मेरी बंसल बात, आप जी मुझे रुक जाइए। मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं बताऊं। अरे रुक जाइए, मैं सुझाव दे रहा हूं आपको, फ्री की एडवाइस है विनोद बंसल जी। तो आप करिए। राकेश जी देख लिए अगर आपको कुछ बात है तो मुख्यमंत्री बना दो इनको। ये मुसलमान पार्टी को और उत्तर प्रदेश जैसे जो कई देशों के बराबर से उससे ज्यादा जनसंख्या है, उस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आप देखिए कि ये मुसलमान पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी। आप सोचिए जरा, आईना दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, अब हो गया मैं बीच में नहीं बोला, हम आपको बताएंगे, मैं बीच में नहीं बोला था। अरे भाई साहब, मेरा नाम विनोद बंसल, आपका नहीं है। रुक जाइए दानिश रुक जाइए, सुन लीजिए विनोद बंसल को प्लीज। विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए बात यह है कि कोई मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है तो कोई अपनी कुर्सी जाते हुए दिख रहा है। और सीधी बात है कि दो लोग बौखला इतने गए हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के कारण वो उनका मामला नहीं बन रहा, तो अब ये हिंदू समाज के ऊपर हमलावर हो गए हैं। ये समाजवादी पार्टी है कि नमाजवादी पार्टी है कि हिंदू द्रोही पार्टी है या समाज कंटक पार्टी है, इसमें नहीं आता। अरे मुसलमान पार्टी की बात नहीं कर रहा यार, वो जिहादी पार्टी है, उसको छोड़ दीजिए। मैं मुसलमान पार्टी की बात नहीं कर रहा यार, आप क्यों बिल बुला रहे हो यार? आपका सहयोगी है, मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी, लेकिन आप कौन चिंता कर रहा हूँ? मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा। इसके बाद मनोज जी आपके पास। राकेश जी मैं कह रहा हूँ, देखिए कि हम सबने देखा था, पूरी दुनिया जानती है। देखिए दानिश रुक जाइए, अभी सिर्फ विनोद बंसल जी की आवाज होने जा रही है, सब लोग एक साथ प्लीज मत बोलिए। इसके बाद मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा, जितना तगड़ा जवाब होगा आप दीजिएगा विनोद बंसल को, लेकिन रुक जाइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। विनोद जी अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी क्या कारण था कि ये जो मनोज जी ने जितने भी दावे गिनाए, उन सब के बावजूद भी इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी बोला जाता था। इनके जो आका थे उनको कहते थे कि ये मुलायम सिंह नहीं है, मुल्ला मुलायम सिंह है। क्या कारण है कि इनके ऊपर वो छवि बनी कि ये तो हिंदुओं के हत्यारे हैं। आखिरकार ये जो इनका जो लॉ एंड ऑर्डर था ना, वो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि जहाँ के भैंसे जो अपने गृह मंत्री की भैंस को संभालने के लिए लगा रहता था, पूरा जो लवाजमा था सिक्योरिटी का, वो भैंसा को ढूंढने में लगा रहता था। आतंकवादियों को पालना पोसना और उनको कवर फायर देने का काम इन्हीं के गृह मंत्री करते थे। आप देखिए जो कैबिनेट में बैठे थे ना, वो क्या नाम था उनका जो अभी आजकल जेल में है, मैं तो नाम भी भूल गया उनका। अब वो जो है, वो जिहादी जो मंत्री थे, वो आज उनका एम्पायर कहाँ है? आप सोचिए ना, इसलिए बिल बुला रहे हैं। मैं कहता हूँ मनोज जी जरा उसको देखिए, उस कालखंड को देखिए और इस कालखंड को देखिए। आज कभी उत्तर प्रदेश की बहनों से बात तो करके देखिए, बेटियों से कभी। वो बेचारी विद्यालय नहीं जा पाती थी, विद्यालय में किस तरह से व्यभिचार के एक तरह से अड्डे बाहर चलते थे, विद्यालय के बाहर जिहादियों के लड़कियों को उठा लिया जाता था, लव जाति की शिकार हो जाती थी लड़कियां। आज वो लड़कियां स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं। ठीक, इस बात को नकार दोगे क्या आप मुझे बताइए कि आप कब तक जो है हिंदू समाज का दोहन करते हुए आपके नेताओं के द्वारा हिंदुओं को हिंदू कहने से हिंदू क्या है, ये परिभाषा क्या आज विनोद जी, कुछ मनोज यादव लगातार इशारा कर रहे हैं, कुछ आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जवाब दीजिए, पर मुझे बताइए कि क्या मनोज यादव हिंदू है कि नहीं है? ठीक, और मुलायम सिंह और ठीक है, चलिए उनको सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मनोज यादव जी अगर हिंदू नहीं है तो ये माफी मांगे। सुनिए विनोद जी, सुनिए क्या कहना चाहते हैं मनोज जी। तो ये विनोद बंसल को मेरे ख्याल से अकल ही नहीं कि टीवी पे बोलना क्या है। हिंदू मैं नहीं, आप तय करोगे क्या? आप कौन होते पूछने वाले? मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, आपके नेता दूंगा, बस आपके नेता जो है नेता है, वो बार जो है वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को गाली दे रहे हैं। कृष्ण के वंश से ताल्लुक रखता हूँ, तुम भगवान कृष्ण से बात मत करो। मुझसे सवाल पूछेगा, तेरी हैसियत से सवाल पूछ। भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए जो है ना ठीक नहीं लगता। तेरी हैसियत से पूछने की सवाल पूछा, आपके मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? मुझसे सवाल पूछना और फिर आप न्याय और न्याय दोनों हो जाएगा मेरे साथ। मनोज जी कैसी तुझे पता है कि कुछ किससे सवाल पूछ रहा? श्राप लगेगा तुझको, श्राप लगेगा तो समझ लेना। हम कृष्णवंशी है, इतना याद रखना इस बात को। हमको नमाजवादी बोला, नमाज किसी के नुकसान की चीज नहीं है। नमाज तो ईश्वर को याद करने की चीज है। अरे मुल्ला मरते मरते जो है ना, तुझे पता नहीं है कृष्णवंशियों की पूजा होती है। दर्जन भर पूजा कर कृष्णवंशियों की, तभी तू हिंदू जीवन जी पाएगा। कैसे हिंदू आप? कैसी की बात पूछ ली? पे हिंदू का आपके नेता जो है, पता करिए कि तू कहां से आया है। 1 मिनट में आता हूं बीच में, 1 मिनट। अरे मनोज यादव जी, अरे सुनिए, पहले एक बार दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए, दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए, दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए। अभी किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। मनोज यादव जी, तू तड़ाक अच्छा थोड़ी लगता है टेलीविजन चैनल पर।
आपकी स्टाइल होगी, लेकिन थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए, अपनी बात रखिए। राकेश पांडे इसकी हैसियत पे नहीं तो हैसियत देखने वाले आप कौन होते हैं? हैसियत देखने वाले आप कौन है? मनोज यादव जी, विनोद बंसल की हैसियत देखने वाले आप कौन है? यहाँ सुनिए, मैं यहाँ किसी को किसी की हैसियत देखने के लिए नहीं बुलाता हूँ। आप अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के, अलग अलग विचारधाराओं के प्रवक्ता है। अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए, किसी की हैसियत कोई नहीं देखेगा यहाँ पर। मुझे आपत्ति है, कोई किसी की हैसियत नहीं देखेगा यहाँ पर। विनोद बंसल की भाषा में आपत्ति है मुझे। चलिए, सबकी आवाज डाउन है। शलम मणि जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे सुनिए, सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मनोज यादव जी, ये जो हैसियत वाली भाषा है ना, यही भाषा बताती है क्या सामाजिक भाषा है ये। ऐसे आप अपने घर परिवार में लोगों की हैसियत देखते हैं? तुम तड़क से बात करते हैं। शलम मणि जी, एक आखिरी जवाब आपका। देखिए, ये भाषा बता रही है कि समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, तो इनकी ये भाषा है, वो भी टेलीविजन पे, देश के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन पे, सबसे पॉपुलर शो में समाजवादी पार्टी की भाषा तब, जबकि 2 बार से लगातार सत्ता से बाहर हैं। जब सत्ता में होते होंगे तो क्या करते होंगे, किसी बंसल जी के साथ, किसी और व्यापारी के साथ, किसी और के साथ। और ये कृष्णवंशी क्या है भैया? जाके औरंगजेब ने तोड़ा था, कार सेवा करने चलिए मनोज जी, आपके नेतृत्व में चलेंगे। अगर नैतिक बल है तो आपके नेतृत्व में चलेंगे कार सेवा करने, तो वहां तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है औरंगजेब वंशियों के सामने। और इसलिए विनोद बंसल जी ने कहा नमाजवादी, क्योंकि वहां पे तो औरंगजेब वंशियों के सामने आपकी हालत खराब हो जाती है। वहां भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, भगवान कृष्ण जी का मंदिर बनाने चलते हैं ना। आइए चलिए, आप न तो राम के हैं, न तो कृष्ण के हैं, न तो बाबा भोलेनाथ के हैं। आप अगर किसी के हैं तो केवल उनके हैं जिनको आपने आतंकवाद के मुकदमों से मुक्ति दिलाई। वोट बैंक के लिए आतंकवादियों से मुकदमे आपने वापस लिए, और जिन लोगों ने आतंकी हमले किए थे उन्होंने राम वंशियों पे। मनोज यादव जी और दानिश कुरैशी, ये वक्त तय करेगा किसके दावों में कितना दम है। 2022 का भी चुनाव हुआ, 2024 का आम चुनाव, और उसके बाद यूपी का फिर चुनाव आएगा 2027 में। तो इंतजार कीजिए किसके दावों में कितना दम है, वो जनता खुद तय कर देगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।